ऑडियो बुक युवा क्रांति पथ प्रकरण 29 संस्कृति संवेदना को युवतियां जनव्यापी बनाएं। युवा नारी यदि संस्कृति रक्षण करें तो सांस्कृतिक परिदृश्य में सुखद परिवर्तन निश्चित है। वैसे भी संस्कृति का नारी के साथ प्रगाढ़ रिश्ता है। युवतियों के साथ यह प्रगाढ़ता और भी सघन हो जाती है। युवा नारी के संस्कार, शील व लज्जा से किसी भी देश की सांस्कृतिक पवित्रता बढ़ती है। लेकिन यदि इसके विपरीत होने लगे, युवा नारी का शील उधड़ने लगे, लज्जा वसन छूटने और लूटने लगे, तो सांस्कृतिक प्रदूषण बढ़ता है। आज का सांस्कृतिक सच यही है। इसके कारणों की कई तरह की पड़ताल होती रहती हैं। इस संबंध में अनेकों सभा संगोष्ठियां होती हैं। पत्र पत्रिकाएं भी काफी कुछ प्रकाशित करते हैं। इन प्रयासों में सामाजिक, आर्थिक कई पहलू उजागर होते हैं, लेकिन मूल बात जो चिंतनीय है उस पर कम ही लोग चिंतन कर पाते हैं। इस चिंतन का निष्कर्ष यही है कि युवा नारी को स्वयं ही इस स्थिति को संवारने के लिए आगे आना होगा। उसे खुद ही आगे बढ़कर यह घोषणा करनी होगी कि उसका शील और संस्कार बिकाऊ नहीं है। फिर विज्ञापन दाता उसकी कितनी ऊंची बोली क्यों न लगाएं। इसी तरह उसे अपने में ऐसे साहस का संचार करना होगा जिससे कई दुष्ट दुराचारी उसकी लज्जा लूटने की हिम्मत न जुटा सके। उत्तरांचल मूल की युवती प्रतिभा नैथानी इस महत् कार्य के लिए स्वयं से प्रेरित होकर संकल्पित हुई है। प्रतिभा का मूल निवास जरूर उत्तरांचल है, पर उनका कार्य क्षेत्र समूचा भारत देश है। मुंबई में सेंट जेवियर कॉलेज में राजनीति विज्ञान की प्राध्यापिका प्रतिभा नैथानी द्वारा टीवी चैनलों में परोसी जा रही अश्लीलता पर रोक लगाने के लिए जनहित याचिका दायर करने के बाद उनके सांस्कृतिक कार्यों को लोगों ने पहचाना है। उत्तरांचल की प्रतिभाशाली युवती प्रतिभा नैथानी का सांस्कृतिक परिचय व्यापक है। इन दिनों वह नंदा देवी जैव उद्यान में जनजातीय लोगों के पारंपरिक हक विषय पर शोध कार्य कर रही है। उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत में संगीत विशारद की शिक्षा पाई है। प्रतिभा राजस्थानी लोकगीत गायन में भी सिद्ध हस्त कलाकार है तथा घूंघर घूमर डांस अकादमी की मुख्य गायिका भी हैं। यह अकादमी लुप्त हो रहे राजवरी घूमर नृत्य के पुनरुत्थान में जुटी है। अकादमी के सदस्य के तौर पर प्रतिभा ने अमेरिका, मॉरिशस, मोरक्को, वेनेजुएला, नाइजीरिया, त्रिनिदाद टोबैगो में अपनी सांस्कृतिक प्रतिभा का प्रकाश बिखेरा है। टीवी चैनलों पर परोसी जा रही अश्लीलता के विरुद्ध प्रतिभा ने
जबरदस्त संघर्ष करने की ठानी है। इस संबंध में मुंबई हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने वाली प्रतिभा का कहना है, देश में अश्लीलता को रोकने वाले कई कानूनों के होते हुए भी यह सब क्यों और कैसे हो रहा है नहीं मालूम, पर इतना सच तो हर कोई जानता है कि टीवी चैनलों पर धड़ल्ले से अश्लीलता परोसी जा रही है। अश्लीलता का यह प्रदर्शन बच्चों के लिए कितना घातक हो सकता है, यह ब्रिटेन और अमेरिका में हुए सर्वे से साबित हो चुका है। इन सर्वे के अनुसार सांस्कृतिक प्रदूषण फैलाने वाली इन कार्यक्रमों से बच्चों के दिलो दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। दुनिया भर के जनसंचार माध्यम आज जहां ऐसे कार्यक्रमों को रोकने के लिए प्रयत्नशील हैं, वहीं हम भारतवासी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, यह किसी भी तरह उचित नहीं है। अपनी संस्कृति रक्षण में जुटी प्रतिभा का कहना है कि शुरुआत में इस मुहिम में मैं अकेली थी, लेकिन आज इस अध्ययन में मुझे 25 संगठनों का सहयोग मिल रहा है। ये सभी संगठन और इनमें कार्यरत युवतियां अश्लीलता के खिलाफ लड़ाई में मेरे साथ खड़े हैं। प्रतिभा देहरादून के स्वयंसेवी संगठन जनाधार से भी जुड़ी है। इसके अलावा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में भोटिया जनजाति के हक दिलाने के लिए भी संघर्षरत हैं। प्रतिभा मुंबई स्थित संस्था डेवलपमेंट की निदेशक हैं तथा गरीब बच्चों को सस्ती प्लास्टिक सर्जरी मुहैया कराने वाले स्वयंसेवी संगठन से जुड़ी हैं। संस्थाएं या संगठन कोई भी क्यों न हो, पर प्रतिभा का मकसद अपनी संस्कृति संवेदना को जनव्यापी बनाना है और देश की सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखने के लिए प्रयास करना है। शहर में संस्कृति संरक्षण का काम कर रही प्रतिभा की तरह ग्रामीण युवतियों ने भी इसके लिए साहस भरे कदम उठाए हैं। इन महिलाओं ने अपने कार्य के लिए अखबार को माध्यम बनाया है। ग्रामीण युवतियों व महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे इन न्यूज लेटर्स का मुख्य उद्देश्य नवसाक्षरों को पढ़ने में रुचि बनाए रखना, जागरूकता लाना, देश व क्षेत्र की संस्कृति का संरक्षण व प्रसार करना और महिलाओं की आवाज को सामने लाना है। बात 1992 की है। इसकी पृष्ठभूमि महिला समाख्या ने तैयार की और गांव की महिलाओं को इस कार्य की जिम्मेदारी सौंपी। शुरुआत में ग्रामीण महिलाएं काफी संकोच व हिचकिचाती थी कि इस काम को कैसे कर पाएंगी, लेकिन सबसे पहले चित्रकूट की महिलाओं ने हिम्मत जुटाई और अपना अखबार महिला डाकिया निकाला। थोड़ी डगमग स्थिति के बाद इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि इसे पत्रकारिता का चमेली देवी पुरस्कार मिला। इसके बाद 12 जनपदों की महिलाओं ने न्यूज लेटर्स निकाले। चित्रकूट से महिला डाकिया, वाराणसी से पुरवई, सीतापुर से डेहरिया, प्रतापगढ़ से मिनसार, औरैया से मित्रा, जौनपुर से गुनागर,
इलाहाबाद से गुइया, गोरखपुर से सखी सगुन, सहारनपुर से हिंडोला, मऊ से अंझोरिया, मुजफ्फरपुर से साथन और मथुरा से मायेली नाम से ये न्यूज लेटर गांवों में पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ा रहे हैं। महिला समाख्या से जुड़ी गांव की युवतियों के द्वारा निकाले जाने वाले इन अखबारों की खास बात है कि इनकी सामग्री से लेकर साज सज्जा तक के प्रत्येक चरण में नारी ही भागीदार बनती है। कई स्थानों में तो इनका वितरण भी महिलाओं के हाथों में है। इसमें छपने वाली विषय वस्तु पर ध्यान दें। पंचायत चुनावों में महिलाओं की भागीदारी, न्यूनतम मजदूरी, सरकारी स्कूलों में फीस, दहेज उन्मूलन, भूजल की समस्या, नशाखोरी के नुकसान, लड़के लड़कियों में भेदभाव, लिंग परीक्षण आदि के साथ देश और क्षेत्र की संस्कृति के संरक्षण से जुड़े मुद्दे इनमें प्रकाशित होते हैं। इनके आलेखों, टिप्पणियों की भाषा इतनी सरल व क्षेत्रीय होती है कि इसे समझना और आत्मसात करना बहुत आसान होता है। गुनागर टीम की सदस्याएं मंजू, सुमन, व्रजभा और सुषभा को गांव में लोग गुनागर दीदी कहकर पुकारते हैं। इनका कहना है कि हम लोग विषय का चयन करते समय सांस्कृतिक, सामाजिक एवं सामयिक पहलुओं पर गौर करते हैं। गुनागर टीम से जुड़ी नारियों ने अभी हाल में दहेज विरोधी भारी संघर्ष किया था। इससे उन्हें व्यापक प्रशंसा भी मिली। पूर्वई, जिसका प्रकाशन बनारस से होता है, इसने महिला किसानों के लिए काफी काम किया। इससे प्रेरणा लेने वाली निर्मला का कहना है, पूर्वई हम हन क आंख खोले का काम कैले ह, एह से ज्ञान बढ़े के संगे हमार बात रखे क मौका मिलेल, नाही तो हमार के सुनी। अपने इस काम से जुड़ी इन ग्रामीण युवा नारियों में अपूर्व संतोष उभरा है। आत्मविश्वास से भरी इनमें से कई युवतियों ने अपने जीवन को संस्कृति को संकल्पित व समर्पित किया है। युवा नारियां गांव की हो या शहर की, सांस्कृतिक दायित्व सभी के समान है। यदि ये और देश के अन्य युवा विचार क्रांति अभियान में अपनी भागीदारी निभाएं, तो नव युग के नवोदय का एहसास सभी को हो सकता है। प्रकरण 29 समाप्त। ऑडियो बुक युवा क्रांति पथ, प्रकरण 30। करें भागीदारी विचार क्रांति अभियान में। विचार क्रांति अभियान में भागीदारी के लिए युवाओं को आह्वान है, पुकार है। उन युवाओं के लिए जो अपने जीवन में कुछ सार्थक करना चाहते हैं, जिनकी खोज
कुछ ऐसा करने की है जिसके द्वारा आत्म साधना करते हुए लोक कल्याण का पुण्य पाया जा सके। विचार क्रांति अभियान में ऐसा बहुत कुछ है जो युवाओं की सृजन संवेदना और उनके साहसिक संघर्ष को पैनापन देता है। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण एवं समाज निर्माण के 3 चरणों में सृजन और संघर्ष के, संवेदना और साहस के सभी पहलू झलकते हैं। यहाँ चर्चा नहीं, क्रिया का कौशल है। जिनमें कुछ कर गुजरने की उमंग है, उनके लिए यह अमूल्य अवसर है। अच्छा तो यह है कि आज की युवा चेतना चेते और इसे किसी भी तरह से अपने हाथ से न जाने दे। विचार क्रांति अभियान के प्रवर्तक युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव का युवाओं पर संपूर्ण विश्वास था। वे इस बात को बार बार कहा करते थे कि युवा एक सामान्य शब्द नहीं, महाशक्तिशाली बीज मंत्र है, जिसके विस्फोट में संपूर्ण विश्व को उलटने पुलटने की ताकत है। परिवर्तन युवा शब्द का पर्याय है। तभी तो परिवर्तन के लिए चलाए जाने वाले प्रत्येक अभियान व आंदोलन की सफलता इस पर निर्भर करती है कि उसमें युवाओं की भागीदारी कितनी है। सवाल जब युग परिवर्तन का हो, तब तो यह भागीदारी असीम और अनंत होनी चाहिए। यही कारण है कि विचार क्रांति अभियान के प्रारंभिक दिनों से ही गुरुदेव अपने लेखों और प्रवचनों से युवा चेतना को उत्तेजित, उद्वेलित करते हुए उसे अपने से आ मिलने के लिए प्रेरित करते और पुकारते रहे। विचार क्रांति अभियान के अतीत से अब तक का इतिहास देखें तो पाएंगे कि इसके प्रत्येक चरण में बहुतायत में युवा शामिल होते रहे हैं। यदि इसके वर्तमान संचालक मंडल से लेकर आम कार्यकर्ता के जीवन के पन्ने पढ़े जाएं, तो यही सच पढ़ने को मिलेगा कि इनमें ज्यादातर लोग 20 से 35 वर्ष की आयु में इस अभियान से जुड़े थे। इस पत्रिका के वर्तमान संपादक की भी यही स्थिति रही है। उसे भी किशोर वय में परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन ने छुआ था और युवा अवस्था में आने तक इस चिंतन ने अंतर मन का ऐसा रूपांतरण किया कि सदा के लिए उन्हीं का हो गए। हालांकि जब बाद में बोध हुआ तो पता चला कि वह जन्मों से इन्हीं संपूर्ण का सनातन अंश है। संभव है औरों को भी ऐसे अनुभव हुए हैं, पर इतना सच तो प्रत्यक्ष है कि युवा चेतना के लिए युग ऋषि गुरुदेव का व्यक्तित्व अत्यंत शक्तिशाली चुंबक की तरह रहा है, जहां वे स्वाभाविक ही स्वयं को खींचता हुआ महसूस करते रहे हैं। आज गुरुदेव ने पंच तत्वों का लघु कलेवर छोड़कर चेतना का विराट कलेवर ओढ़ लिया है। विचार क्रांति अभियान और कुछ नहीं, उनका चेतन व्यक्तित्व है। उनकी ज्योतिर्मय चेतना ही इसकी प्रत्येक गतिविधि में झिलमिलाती है और झलकती है। जिन्होंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा पर आज उन्हें अनुभव करना चाहते हैं, तो उन्हें
हैरान होने की जरूरत नहीं है। यह अनुभूति उन्हें विचार क्रांति अभियान की प्रवाहमयी धाराओं में आ मिलने पर सहज सुलभ हो जाएगी। जीवन साधना और सार्थक कर्म दोनों ही यहाँ सुलभ हैं। यौवन का कोई भी आयाम हो, विद्यार्थी हो या नौकरी पेशा, सभी को दिशा देने के लिए, जीवन लक्ष्य तक पहुंचा देने के लिए विचार क्रांति अभियान से बढ़कर सामर्थ्य किसी में नहीं है। यह इस पुस्तक के लेखक की स्वयं की अनुभूति है। कागज की लेखी नहीं, आँखीं की देखी के आधार पर वह पूरी दृढ़ता के साथ इस सच का उद्घोष कर सकता है कि विचार क्रांति अभियान की सभी क्रांति धाराओं में हिमालय के ऋषियों की चेतना प्रवाहमान है। गुरुदेव ने जो दिखाया उसे आज युवाओं के सामने कह दें तो सच यही है कि इस महाअभियान में स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी आदि महामानवों के तपःपूत व्यक्ति घुले मिले हैं। इस सच पर युवा सोचें और अपनी चेतना को चेताएं कि चाहत आध्यात्मिक जीवन की हो या फिर समाज और राष्ट्र के लिए कुछ कर दिखाने की। इसे पूरा करने के लिए विचार क्रांति अभियान से अधिक अच्छा और कुछ नहीं है। कई बार युवाओं की भटकन पर चिंता जताई जाती है। किशोरों और युवाओं के अभिभावक उनके चरित्र की चिंता पर परेशान होते हैं। युवा कन्याओं के माता पिता अपनी बेटियों की कोमल संवेदनाओं के बहकाव और भटकाव पर आंसू बहाते हैं। इन पंक्तियों में हम उन अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि वे यौवन की दहलीज पर पांव रख रहे अपने बेटे बेटियों के लिए परेशान होने की बजाय उन्हें जिस किसी तरह विचार क्रांति अभियान में जोड़ें। इस अभियान से जुड़कर अखंड ज्योति के पन्नों को पढ़कर उनका भटकाव थमेगा और वे सन्मार्ग पर चलकर सत्कार्य करने लगेंगे। ऐसे नामों की चर्चा करना तो शायद उचित न होगा, पर अपने मिशन में उन युवक युवतियों की संख्या हजारों में है जिनके पांव कभी जिंदगी की राहों पर बहके, भटके और फिसले थे, जो कभी कीचड़ में सने थे, पर आज वे न केवल खुद संभल चुके बल्कि औरों को संभाल रहे हैं। इस महाअभियान में आ मिलने वालों में सभी वर्ग और सभी क्षेत्रों के युवक युवतियां हैं। ग्रामीण आदिवासी युवाओं से लेकर शहरों के धनवान युवाओं तक सभी को यहाँ आकर आत्म तृप्ति मिली है। इनमें सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं से लेकर उच्च व्यावसायिक संस्थानों में अध्ययन करने वाले सभी हैं। कई तो ऐसे हैं जो पहले कभी बहके भटके थे, पर अब IAS जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा उत्तीर्ण करके देश का महत्वपूर्ण दायित्व संभाल रहे हैं। जीवन संवारने का यह अलभ्य अवसर उन युवाओं के लिए भी हैं जो इन पंक्तियों को पढ़ रहे हैं। उन्हें सोचना बस इतना ही है
कि इस दैवी अभियान में किस रूप में अपनी भागीदारी चाहते हैं। स्वयं सेवी कार्यकर्ता बनकर अपने अध्ययन अथवा रोजगार के साथ स्थानीय स्तर पर काम करते हुए जहां कहीं भी अपने को उपयुक्त पाएं, अभी इसी क्षण आगे बढ़ चले, रुके नहीं। पथ दैवी प्रकाश से प्रकाशित हैं, डरना नहीं है। यह सद्भाग्य सौभाग्य की समुज्वल राह है। इस पर चलने पर श्रेष्ठतम के अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यह राह उनकी है जो लोकमान्य तिलक, वीर सुभाष की तरह साहसी है, जिनमें स्वामी विवेकानंद जैसी उच्चतम आदर्शों को जीवन में अवतरित करने की कल्पनाएं हैं। यह राज उन निवेदिताओं के लिए हैं जो अपने गुरु को ढूंढ रही हैं। आज के युवा विचार क्रांति अभियान को अपने मार्गदर्शक के रूप में अपनाने के साथ कैरियर के रूप में भी अपना सकते हैं। लोक सेवा करके लोक नायक का सम्मान यहाँ बड़ी आसानी और सहजता से सुलभ है। समूचे राष्ट्र और विश्व के अनगिनत देशों में देव संस्कृति को दिगंत व्यापी बनाने का गौरव इस महाअभियान से जुड़ने वाले युवाओं को स्वयं ही मिल जाता है। यहाँ लोक रीति भी निभती है और आत्मनीति भी। गृहस्थी धर्म का सम्यक परिपालन और प्रवज्या का पुण्य दोनों ही यहाँ एक साथ उपलब्ध हैं। ऐसे महा अवसरों को चूकने वालों को भला अभागे के सिवा और क्या कहेंगे। कभी गुरुदेव ने अपने महातप से हिमालय के ऋषियों की आंखों में छलक आए आंसुओं को पहुंचा था। आज देश की नई पीढ़ी को उन्हीं गुरुदेव द्वारा प्रज्वलित की गई विचार क्रांति की मशाल को थाम कर आगे बढ़ चलना है। इसके लिए युवा युग ऋषि के युवा जीवन को अपना प्रेरणा स्रोत बनाएं। प्रकरण 30 समाप्त। ऑडियो बुक युवा क्रांति पथ, प्रकरण 31। चीर युवा हमारे गुरुदेव। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव का युवा जीवन आज के युवाओं के लिए प्रेरक है। उसमें युवकों को दिशा देने के लिए, उन्हें गढ़ने के लिए वांछित सभी तत्व हैं। गुरुदेव के स्वयं के हाथों से लिखी गई उनकी जीवन कथा हमारी वसीयत और विरासत प्रायः बहुतों ने पढ़ी होगी। प्रज्ञावतार हमारे गुरुदेव के पृष्ठों से भी कुछ लोग गुजरे होंगे। हाल ही में प्रकाशित उनके जीवन की सरस कथा चेतना की शिखर यात्रा ने भी अनेकों की अंतश्चेतना को छुआ होगा। इसमें उनके जीवन के अनेकों प्रसंग ऐसे हैं जो युवाओं के अंतस में प्रकाश उड़ेलते हैं। उनके युवा जीवन की हवाओं में आज के युवाओं के दिलों में छुपे हुए आदर्शों के अंगारों को धधकने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है। यहाँ कुछ ऐसा है जो साहस, सृजन
और संवेदना की चिंगारियों को दावानल में बदल देने की सामर्थ्य रखता है। जो कहा जा चुका है उसे दोहराने का मन नहीं है। चर्चा उन प्रसंगों की करनी है जो अभी तक अनछुए हैं, जिन्हें गुरुदेव ने कहीं लिखा तो नहीं है पर अपनी निजी वार्ताओं में उजागर किया है। ऐसी ही एक निजी वार्ता में गुरुदेव ने कहा था, बेटा, हम जब तुम लोगों की उम्र इंटू ब्रैकेट 20 to 25 वर्ष की आयु ब्रैकेट कंप्लीट के थे, तब हमारा अंतःकरण केवल 2 ही बातों को लेकर भाव विह्वल होता था। या तो हम जब उपासना में बैठते तब जगन माता की भक्ति में हमारी आंखों से आंसू झरते थे। एक तब हमारी आंखें भीगती थी जब अपने देश की दुर्दशा मन को कचोटती थी। उन दिनों अपने निजी जीवन की सुख सुविधाओं की ओर कभी मन जाता ही नहीं था। बस देश सेवा और ईश्वर भक्ति की लगन लगी रहती थी। फिर हंसते हुए बोले, हमारा हाल तो आज भी यही है। इस नजर से हम तो अभी बूढ़े हुए ही नहीं। एक प्रसंग जिनकी चर्चा करते हुए उनकी आंखें छलक आई, वह क्रांतिकारियों के जीवन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने लगभग भर्राए गले से बताया था, बेटा, यूं तो हमारे जीवन में दुख के कई अवसर आए हैं, लेकिन इन सभी को मैंने भगवान का वरदान और मंगल विधान माना है। लेकिन भगत सिंह की फांसी के दुख को मैं सह नहीं सका। इस दुख ने मुझे महीनों तक विकल किए रखा। इस चर्चा में उन्होंने यह बताया, वैसे तो हम जाहिर तौर पर कांग्रेस के कार्यक्रमों में भागीदार होते थे, लेकिन इन देशभक्त क्रांतिकारियों के साथ मेरा जबरदस्त भावनात्मक रिश्ता था। कानपुर की ही तरह आगरा भी उन दिनों क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बना हुआ था। सैनिक समाचार पत्र के पालीवाल जी इनकी कई तरह से मदद किया करते थे। उनकी इस मदद को इन क्रांति वीरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी थी। इसी क्रम में मुझे इन क्रांतिकारियों के कई गुप्त ठिकाने पता थे। वहां जाकर मैं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु आदि से मिला करता था। कई खतरों से गुजरकर इन्हें खाने पीने की चीजें, जरूरत के दूसरे सामान मैंने कई बार पहुंचाए हैं। इन सब की मस्ती और मतवालापन देखने ही लायक था। संघर्षों की अग्नि में निरंतर तपने के बावजूद इनके हंसी ठहाके गूंजते रहते थे। डर भय तो इनमें से किसी को छू ही नहीं गया था। कितनी ही बार मुझे इन सब के साथ रहने का अवसर मिला। इनकी अंतरंग चर्चाओं में कई बार मेरी भागीदारी रही। ऐसे में जब भगत सिंह के शहीद होने की खबर मुझे मिली तो मैं अपने को रोक नहीं पाया, फफक कर रो पड़ा। महीनों तक उनका वही हंसता हुआ चेहरा, उनकी हंसी मजाक, उनकी वही अल्हड़ मस्ती मेरी आंखों के सामने छाई रही। जिस दिन यह खबर मुझे मिली, उसी दिन मैंने संकल्प किया,
ए अमर शहीद, और तो मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, पर जब तक मैं जिंदा हूं, जिंदगी के अंतिम क्षण तक मैं भारत माता की सेवा करता रहूंगा। भाव भरे मन से गुरुदेव ने बताया कि मैं अपने युवा जीवन के उस संकल्प को अभी तक निभा रहा हूं। मेरे लिए अपने देश की धरती की सेवा किसी भी अध्यात्म साधना से ज्यादा कीमती है। सच तो यह है कि मेरी अध्यात्म साधना की सभी विधियां और इनके परिणाम मेरी भारत माता के लिए हैं। गुरुदेव कहते थे कि अपनी युवावस्था में मुझे हर पल यही लगता रहता था कि अपने देश के लिए, इसकी सामाजिक सांस्कृतिक उन्नति के लिए मैं और क्या करूं, कितने अधिक कष्ट सहन करूं। उनकी युवावस्था का ऐसा ही एक मार्मिक प्रसंग और है। तब गुरुदेव विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने के लिए शांति निकेतन गए हुए थे। इस भावमयी चर्चा के समय उन्होंने टैगोर का मानसिक स्मरण करते हुए बताया कि वह एकदम ऋषि जैसे लगते थे। फिर बोले, अरे लगते क्या थे, वे तो ऋषि थे ही। ऐसा कहते हुए वह चुप हो गए। एक पल का मौन पसरा रहा। फिर उन्होंने धीमे स्वरों में कहा, हिमालय की एक दिव्य सत्ता ने ही टैगोर के रूप में जन्म लिया था। भारत भूमि के कल्याण के लिए उनका जन्म हुआ था। टैगोर भाव संवेदना के सघन पुंज थे। उनकी वाणी में अपूर्व संगीत था। गुरुदेव ने अपनी अतीत की स्मृतियों को कुरेदते हुए कहा, जिस दिन मैं उनसे मिला उस समय उनके साथ दीन बंधु कहे जाने वाले एंड्रूज भी थे। अंग्रेज होते हुए उनकी भारत भक्ति असाधारण थी। वह कहा करते थे कि भारत की सेवा करके मैं अपनी कौम के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं। जिस समय परम पूज्य गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से मिले, उस समय शाम हो रही थी। गुरुदेव ने उन महामानव को प्रणाम किया। उनके स्पर्श ने न जाने क्यों विश्व कवि को विभोर कर दिया। वह बोले, तुम युवक हो, तुम में देश और धरती के लिए कुछ करने का जज्बा है। मैं अपने हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि तुम हमेशा युवा बने रहो। फिर उन्होंने ढलते हुए सूरज की ओर इशारा किया और बोले, मेरे जीवन की तो सांझ हो रही है, पर तुम्हारा जीवन सूर्य हमेशा यूं ही चमकता रहेगा। इस प्रसंग में गुरुदेव ने बताया कि वे 3-4 दिनों तक शांति निकेतन में रहे। रोज ही उनकी मुलाकात टैगोर से होती रही। उनकी प्रेरणाएं हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करती रही। उसी समय मैंने सोचा था कि ऐसा ही कुछ मैं भी करूंगा। फिर बोले, शांति निकेतन के नाम पर ही मैंने यहाँ का नाम शांति कुंज रखा है। लोग मुझे जब गुरुदेव कहते हैं तो अनायास ही मुझे रविंद्रनाथ टैगोर याद आ जाते हैं। उन्हें भी सब गुरुदेव कहा करते थे। शांति निकेतन में बैठकर मैंने जो सपने देखे थे,
उन्हीं को पूरा करने के लिए शांति कुंज बनाया है। इस प्रसंग की चर्चा का समापन करते हुए उन्होंने बताया कि मैं अपनी युवावस्था में साधना, अध्ययन, लेखन, जन सेवा के अलावा एक महत्वपूर्ण काम करता था, महामानवों से प्रेरणा पाने का। कभी महामानवों से प्रेरणा पाने वाले गुरुदेव आज स्वयं युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्हीं की तरह वंदनीय माताजी का युवा जीवन भी युवतियों के लिए प्रेरक हैं। प्रकरण 31 समाप्त।